गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाने से पहले मुझे आपको ऑस्मोसिस बताना पड़ेगा और उससे पहले डिफ्यूज़न बताना पड़ेगा। वैसे तो आप लोगों ने 9th क्लास में डिफ्यूज़न पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी ये ऑस्मोसिस से थोड़ा इंटरकनेक्टेड है, कई जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज़न, होता क्या है। 9th क्लास में आपको बताया जाता है कि किस तरीके से हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के थ्रू पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, और वो पूरे एनवायरनमेंट में फैलने के बाद मतलब हर जगह हमें एक सी आने लग जाती है जहाँ हम होते हैं, और एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। मतलब मेन बात अगर मैं करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब इस तरीके से मिक्सिंग हो रही है कि ऐसा ही नहीं कि सोलवेंट सोलवेंट पार्टिकल मिक्स हो रहे, नहीं, सोल्यूट सोलवेंट की तरफ, सोलवेंट सोल्यूट की तरफ इस तरीके से मिक्स हो रहे हैं कि उन्होंने एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया और पूरा सोल्यूशन हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो पानी लिया हमने, और पानी के अंदर मैंने एक उस पानी के अंदर मैंने एक ड्रॉप इंक की डाल दी। उसे बिना मूव करे आप थोड़ी देर के लिए रख दो। थोड़ी देर में आप क्या पाओगे कि वो जो इंक है वो हर जगह पानी में जाके फैल जाती है और पूरे पानी को जैसे भी कलर की इंक ली है, ब्लू ब्लैक, ऐसा ही बना देती है। मतलब मिक्सिंग हो जाती है सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स की, एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो ये था डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस क्या है, उसमें ओनली सोलवेंट पार्टिकल पास होंगे। अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ किस तरीके से क्या होता है ऑस्मोसिस में। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटली इस फिनोमिना को करेंगे, फिर आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम ऑस्मोसिस जो है ये हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है। तो चलो, ऑस्मोसिस देखो, मैंने यहाँ पर एक वेसल लिया है। सबसे पहले ऑस्मोसिस में आपको ये ध्यान देना होगा कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप समझ रहे होगे नाम से, आधा परमिट करना। मतलब देखो यहाँ ये पूरा वेसल लिया है, मैं सिर्फ निशान लगा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। में बीच में मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, दिख रही है आप सभी को। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी बनाते हैं इसे। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इसमें इतने छोटे पोर्स होते हैं कि ये ओनली सोलवेंट पार्टिकल्स को ही पास करने देती है, सोल्यूट पार्टिकल्स इसमें से पास नहीं होते। तो मैंने क्या किया, एक ये वेसल लिया, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगा। अब एक तरफ मैंने पानी ले लिया, पानी मतलब समझते होगे सोलवेंट पार्टिकल्स हैं, और एक तरफ मैंने सॉल्यूशन ले लिया, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों हैं। लेफ्ट तरफ सॉल्यूशन है, राइट तरफ सोलवेंट है। अब देखो, अब होगा क्या, इस ऑस्मोसिस क्या होता है मेन, कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सोलवेंट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन की तरफ क्या करेगी, सोलवेंट पार्टिकल का फ्लो होगा यहाँ से यहाँ। अब आप कहोगे कि मैडम इसमें भी सोलवेंट है और इसमें भी सोलवेंट है, तो फ्लो तो दोनों तरफ से होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि सोलवेंट दोनों तरफ है, तो फ्लो यहाँ से भी होगा, फ्लो यहाँ से भी। बट कि इस तरफ, मतलब लेफ्ट इस साइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सोल्यूट भी है, सोलवेंट भी है। तो सोल्यूट पार्टिकल हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे और उन सोलवेंट को कम से कम उस तरफ जाने देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सोलवेंट पार्टिकल जो हैं ओनली सोलवेंट है, तो सोलवेंट पार्टिकल इसमें ज़्यादातर सोलवेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएंगे, और यहाँ पर मैं इस एक बार हटा देती हूँ इतना सारा जो किया है मैंने। तो मतलब यहाँ पर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इसमें यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो ज़्यादा होगा, इस तरफ से इस तरफ फ्लो। मींस मैं कह सकती हूँ कि ये मोर कंसंट्रेटेड था, क्योंकि इसमें इसमें क्या है, सोल्यूट पार्टिकल है। ये लेस कंसंट्रेटेड है, तो लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ फ्लो हो रहा है वाटर का, मतलब सोलवेंट का, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। या आप सीधा ये भी बोल सकते हो कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करना, ये भी क्या होता है, ऑस्मोसिस। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू।
तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग एक बार पढ़ लेना, पूरा थ्योरी दे रखी है मैंने। ये देखो, ये पढ़ा देती हूँ एक बार आपको कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो सोलवेंट मोलिक्यूल का फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन से सॉल्यूशन, या फिर लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ थ्रो सेमी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या होंगे? चलो अब डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। मैंने क्या किया, 2 बीकर लिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इन दोनों बीकर में मैंने दोनों में एक में तो पहले इस बीकर की बात करती हूँ, मैंने इसमें वाटर डाल दिया और इसमें किशमिश भिगो के रख दी। आप लोग जैसे देखते हो कि रात को अगर हम किशमिश भिगो के रख दें तो सुबह उठ के देखते हैं तो वो फूल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को मैंने बताया ऑस्मोसिस में क्या होता है, सोलवेंट पार्टिकल जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो सेम यही बात किशमिश में होती है। किशमिश की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब किशमिश है, मीठी लगती है, इसका मतलब इसमें सेल सैप होता है, मतलब साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलिज वगैरह ये होती है। तो मतलब कंसंट्रेशन किशमिश में भी है। और पानी हमने यहाँ ले ही लिया बाहर की तरफ, पानी में जब डिप करेंगे तो बाहर ओनली सोलवेंट सोलवेंट है, अंदर सोल्यूट सोलवेंट है। तो सोलवेंट से अंदर वो पानी जाना शुरू कर जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ पानी की अमाउंट बढ़ रही है, मतलब किशमिश के अंदर पानी आ रहा है तो किशमिश धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फूलने लग जाएगी। ठीक है, तो स्वेल होना शुरू कर देगी, मतलब फूल जाएगी। फूल जाएगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोलवेंट पार्टिकल अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं, और अंदर जाना मतलब एंडो, पता है ना, एक्सो मतलब बाहर, एंडो अंदर की तरफ जा रहे हैं पार्टिकल, तभी तो एंडोऑस्मोसिस होता है। समझ गए इस बात को? तो ये था हमारा एंडोऑस्मोसिस। अब ऐसे ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग घर पे करके देख लेना चाहे तो। मैंने पानी की बजाय अब मैं नमक का सोल्यूशन लेकर उसमें किशमिश डाल रही हूँ। नमक का सोल्यूशन समझ गए कि इसमें ये इसकी नमक की अमाउंट हो गई ज़्यादा, किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन कम है और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा ले ली। तो आपको भी पता है कि जहाँ पर सोलवेंट पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसी तरफ से फ्लो होगा। तो अंदर जो है हमारे पास, अंदर सोलवेंट मतलब बाहर की तरफ तो सोल्यूट ज़्यादा हो गया, अंदर की तरफ सोलवेंट ज़्यादा हो गया, तो बाहर अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये फ्लो शुरू हुआ, इसका मतलब अंदर जो सॉल्वेंट है वो बचा नहीं, वो बाहर चला गया, तो किशमिश श्रिंक हो गई, मतलब सिकुड़ गई, वो मतलब पतली हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसिस। एक्सो मतलब बाहर की तरफ चले गए, ऑस्मोसिस मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर की तरफ जा। तो ये है ऑस्मोसिस। चाहो तो आप लोग घर में इसे करके देख सकते हो, और मे बी आप लोग करते भी हो, है ना। कुछ बच्चे दौड़ वोड़ लगाते हैं या चने वगैरह भिगो के रखते हैं, बादाम भिगो के, तो किशमिश भिगोते हैं, वो सब उनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से ही होता है। ठीक है। या फिर मैं देखो और एग्जांपल लूँ आप लोगों को, वैसे बताऊँ, अचार वगैरह होता है, अचार बनाते हैं तो कच्चे आम होते हैं, उनको काट के रख देते हैं, उसमें फिर ऊपर से नमक डालते हैं। इट मीन्स बाहर कंसंट्रेशन नमक, मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हो गए, तो अचार मैंगो के अंदर जो अंदर सोलवेंट थे वो सोलवेंट अंदर से बाहर की तरफ आने लग जाएंगे। भाई लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ फ्लो होगा, तो अंदर की तरफ वो पानी जो था बचा कुचा वो भी बाहर चला गया, तो वो पिच के गई ना, इसीलिए वो अचार जो है वो श्रिंक हो जाता है पूरा। ठीक है। और नमक ना डालो और पानी में आम को डाल के रख दो तो आम फूल जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल एंडोस्मोसिस का मतलब फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है। ये यही बता रखा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बता चुकी हूँ मैं आपको, नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाई है, ठीक है, वो पार्चमेंट पेपर की भी या आयरन कोबाल्ट निकल के सिलिकेट्स की बनती है। ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूं, देखो अब मेन आती है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारी डेली लाइफ में, लेकिन क्या हम इससे कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे कि इस ये एप्लीकेशन में आ जाए। तो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस आप पढ़ते हो, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते क्या हो, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आरओ, घर में पानी जो होता है, और आप लोगों को इतना पता है बस कि आरओ लेकर आते हैं, उसका पूरा नाम रिवर्स ऑस्मोसिस है। आप चाहे तो देख लेना, आपके आरओ वगैरह पे लिखा होता है। तो उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस से बिल्कुल उल्टा किया जाता है। कैसे, देखो ये मैं आपको बताती हूँ डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, इसमें मैंने लिख दिया है सब कुछ
मैंने क्या किया, एक्टिविटी शो कर रही हूँ, पूरा सा वेजल ले लिया, बड़ा सारा वेजल दिख रहा होगा सभी को। इसमें बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है और एक तरफ मैंने सोलवेंट भर रखा है तो एक तरफ सॉल्यूशन, ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है। का क्या आपको पता है कि सोलवेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं बता रही हूँ, आप लोग थ्योरी पढ़ लेना पूरी। तो ये पार्टिकल्स जो है ये क्या करेंगे, सोलवेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि पार्टिकल्स जैसे ही जाएंगे सोलवेंट के सॉल्यूशन की तरफ, तो इस तरफ सॉल्यूशन की ये अमाउंट बढ़ने लग जाएगी। तो ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा, ठीक है, यहाँ से अमाउंट कम हो जाएगी, जो ये एल दिख रहा है आपको, और यहाँ अमाउंट बढ़ने लग जाएगी, पिस्टन पे प्रेशर लगेगा। तो अगर मुझे ये सब रोकना है, भाई ये मेरा साफ पानी है, मैं इसे क्यों गंदा कर रही हूँ इस तरफ भेजकर, तो क्या करूँ, क्या इसका उल्टा हो सकता है? मतलब मैं इसमें जो सोलवेंट है, जो इम्प्योर है, जिसमें सोल्यूट भी मिला हुआ है, क्यों ना मैं इसको इस तरफ भेज दूँ। और मैं इसको एक बार डायग्राम में ही हटाती हूँ। हाँ, तो देखो मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना मैं इस पानी को इस तरफ भेज दूं, जिससे कि इसमें सोलवेंट पार्टिकल जो हैं वो इस तरफ चले जाएं और वो भी प्योर हो जाए और हमारे यूज़ में भी आ जाए पानी। तो क्या किया, जैसे ही इसमें कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई, जैसे ही सॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता चला गया, जी पिस्टन है इस पर प्रेशर अप्लाई होगा। तो मैंने क्या किया कि इसको प्रेशराइज कर दिया, इसको इतना प्रेशर दिया कि अब यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ इस तरफ ना आने की बजाय इसके पार्टिकल इसमें जाना शुरू हो गए। भाई बाहर से हम करा तो सकते हैं वो प्रोसेस, एक तो खुद हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल इसमें आ रहे हैं, राइट से ये लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन हम करा रहे हैं इसमें पिस्टन पे प्रेशर लगा दें तो यहाँ से एंट्री तो रुकेगी ही रुकेगी, और साथ में जो पिस्टन के प्रेशर लगाने से क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन से सोलवेंट की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से पिस्टन लगेगा, दबाव लगेगा तो ये पार्टिकल सोलवेंट के तो जा ही सकते हैं, इसमें इसमें जाएगा। तो वही सेम रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है। क्या किया जाता है, सॉल्यूशन था जिसमें हमारे पास सोल्यूट है, सॉल्वेंट भी है, गंदा पानी है, उसको हम साफ बना रहे हैं, एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस से उल्टा कर रहे हैं, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये सारी जो कहानी है ये आप देख सकते हो, मैंने लिख रखी है इसमें, आप लोग पढ़ लेना, आप लोगों को बाकायदा ये PDF दी जाएगी ही, ठीक, सारा लिख रखा है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इसे पूरा पढ़ा के, क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है आज, ठीक है। तो ये सब कुछ वही है। अब देखो मैंने लिख भी दिया, इफ़ ए प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। देखो अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब इतना दिया हमने, ज़्यादा दिया कि सोलवेंट की एंट्री तो रुक ही रही है, साथ में सॉल्यूशन से जो सोलवेंट है वो भी जाना शुरू हो गया। देखो लिख रखा है मैंने, इज if pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution then solvent will flow from the solution into the pure solvent। उल्टा हो गया, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑस्मोसिस से बिल्कुल उल्टा है, तो इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, पूरी थ्योरी पढ़ लेना, ना आए तो पूछ लेना। अब चलो मैं इस डायग्राम के थ्रू और बता देती हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, बहुत ईजी सा है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर से सोल्ट को रिमूव करना, सोल्ट को निकालना। देखो क्या किया, ये पूरा एक डायग्राम बना दिया, इसमें लोग देख रहे हो, एक तरफ सोलवेंट डाल दिया मैंने, मतलब ओनली पानी पानी, और एक तरफ सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट और सोलवेंट। सी वाटर है, ये सी वाटर है तो मतलब सोल्ट होगा, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ से प्रेशर इतना अप्लाई कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी, मतलब प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा अप्लाई कर दिया, कि इतना कि यहाँ से एंट्री तो रुकी जाए बट यहाँ से एंट्री जाने लग जाए। भाई होता तो यही है, यहाँ से इस तरफ जाते हैं पार्टिकल, लेकिन मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ कि पार्टिकल यहाँ से इस तरफ आना तो बंद हो गए, बट यहाँ से जाना शुरू हो गए। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? पढ़ के देखोगे सारा समझ में आ जाएगा। देखो बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होता है, ठीक है, लेकिन इतना फ्लो हुआ कि पानी की अमाउंट बढ़ती चली गई, यहाँ प्रेशर लगा तो मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया, क्या हुआ, इसके पार्टिकल यहाँ जा रहे हैं,
इसके पार्टिकल की एंट्री रुक गई, इतना प्रेशर मैंने अप्लाई कर दिया, तो इसमें से जो सोल्यूट है वो तो यहाँ बच जाएगा, सोलवेंट यहाँ चला जाएगा राइट की तरफ। सोलवेंट प्योर प्योर सोलवेंट है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में जो सोलवेंट है उस वो सोलवेंट की तरफ, प्योर की तरफ आना शुरू कर देगा और हमें फ्रेश वाटर जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके से हम वाटर को प्योर कर सकते हैं, सी वाटर को। इसे बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, कि रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, अब फिर से वही बात आ गई कि इसका मैं एक आप लोगों को एक्सप्रेशन बता रही हूँ, डेरिवेशन छोटा सा ही है, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको डिनोट करते हैं पाई से, प्रेशर को पी से करते हैं, यहाँ पाई से किया हुआ है बस। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। भाई वही है ना कि सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्वेंट को मूव कराने के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी के, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक, ऐसे ही पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, पर डिपेंड करता है मतलब एक टेम्परेचर जिस पर एक डेफिनेट टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ही ये काम होना शुरू होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सी और टी के। जब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यह आर, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर पाई गई थी, इसलिए इसे के की बजाय आर रख लिया। गैस कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, आर ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ सी की वैल्यू। आप लोगों को पता है सी इज़ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को एन से दिखा दिया, वॉल्यूम को वी से, तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, W2/m2। ये तो आप शुरू से करते आ रहे हो, एन की जगह आपने W2/m2 पुट किया, और आपको जो भी यहाँ से निकालनी है, आप लोग क्वेश्चन देख लेना, आपको M2 निकालना है तो यहाँ से M2 निकाल लेना, और M2 निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, ये M2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। W2 आपको गिवन होगा, R की वैल्यू गैस कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर होती है, आपको पता होगी। T एक टेम्परेचर है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, V हमारा वॉल्यूम है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ पाई V इज इक्वल टू NRT। लोगों ने इक्वेशन पढ़ी होगी ना आइडियल गैस की, PV इज इक्वल टू NRT, सेम ही तो है ना, भी याद हो तो ऐसे याद कर लेना गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन से, कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी की जगह बस पाई लिख देना यहाँ। क्या है इसमें, बस इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वन टॉफ इक्वेशन। ठीक है, वन टॉफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, देखो लिखा है वन टॉफ इक्वेशन। तो चलो अब बताती हूँ इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो आइसो मतलब सेम, मतलब यहाँ पर वही प्रेशर, सेम प्रेशर जिस सॉल्यूशन का उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा वही पाई बराबर में पाई वी बराबर एन आर टी लिख लो, या पाई बराबर सी आर टी लिख लो। चलो मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पर दो सॉल्यूशन ले लिए, मैं लिख देती हूँ, देखो एक ये सॉल्यूशन, दो ले लिए। ठीक है, दो सॉल्यूशन ले लिए, मैं कहूँ दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, मतलब सी सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सी और टी दोनों का सेम है, दोनों का पाई भी सेम होगा ना, इसका जो पाई होगा वही इसका पाई होगा, मतलब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो सेकंड वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मींस सेम टेम्परेचर और सेम कंसंट्रेशन पर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। समझ गए इस बात को, तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। अब आपसे कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप लोग फॉर्मूले में देख सकते हो एन आया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बस तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर। तो हाँ भाई, ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, अब आपसे अब मेन जो है जो वो है कि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, हमारी बॉडी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है इसका, वो बताती हूँ। चलो
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि मैं कह रही हूँ ये यहाँ पर मैंने ये पानी ले लिया है, ठीक है, और ये सेल वॉल है, ठीक है। बायो वाले बच्चों को तो पता ही होगा। अब मुझे बताओ, सेल वॉल और वाटर में वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट है, अंदर कंसंट्रेशन हाई होगी। देखो दिखा भी रखी है मैंने, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। भी ऑब्वियस सी बात है, सेल फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली वगैरह, ठीक है। तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होगा। अगर ऐसा है तो बाहर की कंसंट्रेशन कम है, अंदर की ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो ये जो सेल वॉल है ये स्वेल हो जाएगी और इस प्रोसेस को हीमोलिसिस बोलते हैं, ठीक है, हीमोलाइसिस। समझ गए इस बात को, ठीक है। अब दूसरा इससे ऑपोजिट अगर मैं कहूँ कि अंदर सेल वॉल के अंदर जो सेल सैप भरा हुआ है, मतलब सेल फ्लूइड जो है, इसकी कंसंट्रेशन मैं कहूँ कम है, सोल्यूट कम, बाहर कंसंट्रेशन मैं कहूँ ज़्यादा है, केस बना दिए तो मैंने। तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, आप सभी को पता है, लो से हाई की तरफ फ्लो होता है, मतलब यहाँ से इस तरफ फ्लो होगा। अंदर से पानी बाहर की तरफ चला गया तो ये श्रिंक हो जाएगी, और इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मतलब प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, पिचक जाएगी धीरे धीरे, फिर टूट जाएगा प्लाज्मा, पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है कि अगर आइसो ऑस्मोटिक या आइसोस्मोसिस ना रहे तो इस तरीके से लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन की वजह से प्लाज्मोलाइसिस या फिर होमोलाइसिस हो सकता है। तो चलो एग्जांपल लेती हूँ मैं, जो कि एग्जाम में आता है वो वाला, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर पाई गई है, 0.9% एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl के। मतलब अगर मैं NaCl का 0.9% सोल्यूशन लूँ, उसकी कंसंट्रेशन और आरबीसी की दोनों इक्वल है। इक्वल है तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब अगर आरबीसी 0.9% कंसंट्रेशन पर है तो ना तो वो स्वेल करेगी, ना वो मतलब ना हीमोलिसिस होगा और ना ही उसका प्लाज्मोलाइसिस होगा, ना वो स्वेल करेगी ना वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होने लग गई, मतलब मैं आप लोगों को जैसे ये बताऊं कि हाँ देखो ध्यान से समझना इस बात को, इतना हार्ड नहीं है वैसे तो, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि आरबीसी की कंसंट्रेशन कम हो गई और हमने जो फ्लूइड लिया, हम जो मतलब NaCl, प्योर NaCl की कंसंट्रेशन के बराबर आरबीसी की है, और मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मान लो 0.11 हो गई, बाहर से जो चीज़ हम ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन 0.11 और आरबीसी की तो 0.9 होती है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। समझ ना, कंसंट्रेशन इसकी बढ़ गई, आरबीसी की और कंसंट्रेशन मतलब सोल्यूट का बढ़ना, सोलवेंट का कम होना। तो इस तरफ सोल्यूट कम होगा, सोलवेंट ज़्यादा, फ्लो किस तरफ होगा, मोर से लेस की तरफ। और सेल वॉल से मतलब सोलवेंट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अंदर से बाहर की तरफ फ्लो मतलब श्रिंक करेगी ना, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, प्लाज्मा ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑपोजिट में अगर कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो आरबीसी की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए, बाहर की कंसंट्रेशन 0.7 और 9 से कम, 0.7 शो कर दी मैंने यहाँ पर। तो मुझे आप अगर बताओगे ये 0.7 ये 0.9, तो ऑब्वियसली बात है ये कम है, ये कम कंसंट्रेशन कम है, मतलब सोल्यूट की अमाउंट कम, सोलवेंट की ज़्यादा, तो ज़्यादा से लेस की तरफ फ्लो क्या होगा, हिमोलाइसिस होगा। हिमोलाइसिस मतलब क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है तो इसका मतलब स्वेल हो रही है, सेल स्वेल, तो इसका मतलब अगर ये ज़्यादा इकट्ठा होता चला गया तो इवन ये ब्रस्ट भी हो सकती है, ये फट भी सकती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, हाँ मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि हमारे पास ये के, हाँ अब ये भी कह सकती हूँ मैं कि इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा,
पर था वो हाइपरटोनिक, बाहर कम है तो हाइपोटोनिक। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके साथ इसे ख़त्म करती हूँ। जैसे कि मान ले लोग हैं, वो बहुत सारा नमक खा लेते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे टिश्यू के अंदर नमक की मात्रा बढ़ गई, हमारी बॉडी में टिश्यू में नमक की मात्रा बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गई, सोल्यूट अंदर ज़्यादा हो गया, सोलवेंट कम हो गया, तो बाहर से सोलवेंट अंदर की तरफ आना शुरू करेगा, अंदर आना शुरू करेगा तो टिश्यू में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग बढ़ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी टिश्यू के अंदर, तो पानी जमा होना शुरू हो जाएगा और इस बीमारी का नाम है एडिमा। ठीक है, एक नंबर में आ जाता है। कई बार आपसे कोई पूछे क्या है एडिमा तो आप बता सकते हो। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आप लोग चाहो तो बुक में से एक्सप्लिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है, पढ़ सकते हो, समझ में ना आया पूछ सकते हो आप घर में, या फिर ये कह सकते हो कि हमारी बॉडी में जो बैलेंस बनता है उनका, वो सोडियम और पोटेशियम आयन की